अब तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के पिछले लेक्चर में बायोकेमिकल प्रोसेस हमने देख लिया है ना, किस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज करते हैं, उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या रहता है, इसको बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं, और किस तरीके से ऑक्सीजन को यूज़ करके माइक्रोब्स ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज करते हैं, है ना, या एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर की जो साइकिल है नेचर में, है ना, वो क्या होती है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अब ऑक्सीजन डिमांड नाम की एक चीज़ है जिसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, है ना, ये हमारा टारगेट है। ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, उसे कैसे निकाला जाता है, और वहाँ तक जाने से पहले पिछले लेक्चर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम बात करेंगे उन माइक्रोब्स की। पिछले लेक्चर में माइक्रोब्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखा था, लेकिन माइक्रोब्स इन पर्टिकुलर कुछ हमने बात नहीं की थी, है ना, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन कौन से हैं, है ना, और उनके कितने टाइप्स हैं, उसका बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई जो नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स में पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन जो बेसिकली पाए जाते हैं वो हैं बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है, ये तीन है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, जिसमें से प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं या जो सबसे ज़्यादा हमारे काम के हैं वो हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये तीन मेन हो गए, और इन तीन में से भी जो मेन है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, इन तीनों को कंबाइनली हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इनको प्रोटिस्ट भी बोला जाता है ना, प्रोटिस्ट, ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, कंबाइनली अपन बोल देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये तीन है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, पानी में मौजूद जो डिजॉल्व्ड फूड है या डिजॉल्व्ड मैटर है उसको खाता है ना, या उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो जो हमारे वेस्ट वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फूड होगा, ये जो मैटर होगा उसको डिकम्पोज करेगा कौन, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं तीन तरह के। ठीक है, सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ये पहले हुए। दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉप्स, ठीक है, और तीसरे होते हैं फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, ठीक है, ये तीन तरह के बैक्टीरिया हुए, है ना। इन तीनों को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन ऑटोट्रॉप होता है, कौन हीटरोट्रॉप होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मटेरियल और एनर्जी दोनों इनऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आगे बात समझ, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं, जो मटेरियल और एनर्जी, है ना, अपने पूरी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल हम माइक्रोब्स की पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना, उस लाइफ साइकिल को जो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं रिप्रोडक्शन की और ग्रोथ की और खुद को रिप्रोड्यूस करने की, वो सारी चीज़ें में मटेरियल और एनर्जी दो चीज़ आती हैं, है ना, वो हमने देख ही लिया था। ये दोनों चीज़ें जो इनऑर्गेनिक मैटर से लेंगे उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो मटेरियल और एनर्जी दोनों ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, उनको बोलते हैं हीटरोट्रॉप्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स, ये हीटरोट्रॉप्स। ठीक है भैया, एक ये चीज हो गई। अब एनर्जी जो लेंगे लाइट से या सनलाइट से, है ना, सनलाइट ऐसा लिख दिया मैंने, और मटेरियल जो लेते हैं इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मैटर से, इनको बोलते हैं फोटोट्रॉप्स, है ना। फोटो मतलब लाइट, ये तो पता ही है,
तो ये तीन की डेफिनेशन दिमाग में क्लियर रखना जरूरी है ना, आगे ऑक्सीजन डिमांड में भी इनका थोड़ा आएगा, है ना। तो ऑटोट्रॉफ जो मटेरियल और एनर्जी दोनों लिए इनऑर्गेनिक मैटर से, है ना, मटेरियल और एनर्जी दोनों ऑर्गेनिक मैटर से लिए हीटरोट्रॉफ्स, एनर्जी सनलाइट से यानी फोटो, और मटेरियल या इनऑर्गेनिक मैटर से वो है फोटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये तीन तरह के बैक्टीरिया हो गए। और अभी तक जितना हमने पढ़ा है जो बायोकेमिकल प्रोसेस, उसमें आप ये बात समझ गए होंगे कि इन तीनों बैक्टीरिया में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हो गया हीटरोट्रॉफ, है ना। हीटरोट्रॉफ क्यों हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है ना। यही तो है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, क्योंकि उसी को ये एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल और एनर्जी यूज करेगा, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं तीन इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के लिए। बैक्टीरिया होते हैं तीन तरह के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हीटरोट्रॉफ, है ना। ऑटोट्रॉफ भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो आगे समझेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं छोटी सी हीटरोट्रॉफ्स की, है ना। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी तीन तरह का होता है ना, जो हम जानते हैं। पहला एरोबिक, ठीक है, दूसरा एनएरोबिक, और तीसरा भी होता है एक फैक्यूलेटिव, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है या ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहा है एज ए मटेरियल एंड एनर्जी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर करेगा वो होता है एरोबिक, है ना। ये तो जानते ही हैं अपन, पिछली बार भी सारी बात हो गई थी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर कर रहा है वही काम वो, तो वो हो गया एनारोबिक। फिर एक आता है फैक्यूलेटिव टाइप, जो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एरोबिक की तरह एक्ट करता है, और ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो एनारोबिक की तरह एक्ट करता है ना, उन्हें बोलते हैं फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो हेट्रोजेनिक बैक्टीरिया ही हमारे मेन काम में आएगा वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के, ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रहती है, कुछ इनऑर्गेनिक भी रहती हैं, उनके लिए ऑटोट्रॉपिक भी काम आएगा, लेकिन मेन क्या है वो है हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, है ना। तो ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। इसके बाद हमने एक नाम और लिखा था, वो था प्रोटोजोआ, है ना। वो क्या था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, वो भी एक माइक्रोब है, यूनिसेल्युलर, लेकिन इसका साइज जो बैक्टीरिया होता है ना उससे 1 से 2 गुना बड़ा होता है, तो कई बार ये बैक्टीरिया को भी खा लेता है ना। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, इसके बारे में हम पढ़ें तो इसका जो साइज है वो 1 to 2 टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया होता है ना, ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इसको भी खा लेता है कई बार, है ना। इट कैन फीड ऑन बैक्टीरिया एज वेल, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादातर प्रजातियां जो प्रोटोजोआ की हैं वो स्ट्रिक्टली एरोबिक ही होती हैं, है ना। वहां पे एरोबिक, एनारोबिक या फैक्यूलेटिव वाला कोई कैटेगरी नहीं है, ना। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर स्ट्रिक्टली एरोबिक, पहली चीज। तीसरी चीज, ये हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह ही मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करता है, मटेरियल एनर्जी दोनों के लिए, है ना। तो बोथ मटेरियल एंड एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कैसे, जस्ट लाइक हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक ये बात होगी, है ना। तो प्रोटोजोआ के मामले में ये 3 पॉइंट हमें समझने हैं। और तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जैसे हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया काम आ रहा था, वैसे प्रोटोजोआ भी काम आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा एक इसकी एग्जांपल है सीलिएटा, या चाहो तो याद कर सकते हो, किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले तो। सीलिएटा एक प्रोटोजोआ की प्रजाति है, या उसका एग्जांपल है। ये क्या होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसे हेयर लाइक एस्पेंडेजेस बोलते हैं इनको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से तैरता है ना।
तो जो बैक्टीरिया हैं वो दो तरह के, जो प्रोटोजोआ हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मूवेबल या मोबाइल, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से स्विम करके जहाँ भी खाना है वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। और दूसरे होते हैं स्टैक्ड, मतलब जो किसी सॉलिड से चिपक जाते हैं, है ना, और उसी जहाँ जहाँ वो सॉलिड जाता है उसी के साथ घूमते हैं और खाना मिलता है उसको खा लेते हैं, है ना। प्रोटोजोआ जो होता है ये सॉलिड ऑर्गेनिक्स पे फीड करता है, सॉलिड ऑर्गेनिक्स, है ना, फीड करता है। तो ये सॉलिड ऑर्गेनिक को खाएगा प्रोटोजोआ, और मटेरियल और एनर्जी दोनों इसको ऑर्गेनिक मैटर से ही लेना है, और ये एरोबिक होता है ज़्यादातर इसकी प्रजातियाँ, और बैक्टीरिया के साइज से कुछ गुना बड़ा रहता है। तो ये बैक्टीरिया को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को भी कम या ज़्यादा करने में वो करता है, मतलब, है ना। तो ये प्रोटोजोआ हुआ। इसके बाद हम बात कर देते हैं तीसरी चीज़ जो हमने लिखी थी वो है अलगी की, है ना। अलगी क्या होता है? देखो अलगे क्या होता है जो हम सब जानते हैं, है ना। अलगी ये क्या होता है कि इस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये, तो है ना, फोटोसिंथेटिक है, ये भी सबको पता है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, कुछ कंपाउंड को लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना। ये इसका काम है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये, है ना। आप इसको फोटोट्रॉफ बैक्टीरिया की तरह देख सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी सनलाइट से लेता है, और जो मटेरियल है उसका आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, है ना। जैसे कि जो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं वो CO2 लेते हैं, है ना, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो CO2 रिलीज करते हैं, सनलाइट को एज एन एनर्जी लेते हैं और CO2 को लेते हैं एज ए मटेरियल। तो CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक है ना। तो वही स्थिति है आल्गे की, इसको फोटोसिंथेटिक या इसको फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोल देते हैं कभी, फोटो ऑटोट्रॉफ, है ना, ये भी इसका नाम है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेगा एज एन मटेरियल, ये देखो मटेरियल के लिए ये लेगा इनऑर्गेनिक्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और एनर्जी के लिए लेगा सनलाइट, ठीक है। तो वो हो गया आपका अलगे। अब बात ये आती है, प्रोटोजोआ तो हमारा ऑर्गेनिक को खा रहा है, बात हो गई। हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिक को खा रहा है, तो अलगे कहाँ से काम में आएगा अपने, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक्स को फीड ही नहीं कर रहा। तो ये डायरेक्टली तो ऑर्गेनिक्स को नहीं खाता, लेकिन होता क्या है, ऑर्गेनिक्स के डिकम्पोजिशन के जो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, CO2 आता है ना, हम पढ़ चुके हैं साइकिल में, या नाइट्रेट आता है ना, जो भी ऑक्साइड्स आते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, है ना। इनको अलगे यूज करता है और सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो उससे क्या होता है, जो पानी है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाने से क्या होगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए, तो वो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की मदद करेगा, हीटरोट्रॉपिक की, एरोबिक वाले की, है ना। तो अलगे डायरेक्टली तो ऑर्गेनिक को कंज्यूम नहीं करता, लेकिन पानी के प्यूरिफिकेशन में ये बहुत मदद करता है। कैसे? ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज कर रहे हैं उनके एंड प्रोडक्ट्स को ये यूटिलाइज कर लेता है ऑक्सीजन बनाने में, तो इनको भी खत्म कर देता है, इसके एंड प्रोडक्ट्स को, और ऑक्सीजन दे देता है, वो एक बात। और अच्छा, जब सनलाइट नहीं होती तब क्या करता है, इस देखो जब तक सनलाइट है तब तक इनऑर्गेनिक्स को लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अब सनलाइट गायब हो गई तो जो खाना इसने बनाया था ये उसी को डिकम्पोज करता है, और उस डिकम्पोजिशन में ये ऑक्सीजन जो अवेलेबल है इसके आसपास उसको यूज करता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसने ऑक्सीजन रिलीज करी, सनलाइट के एब्सेंस में इसने ऑक्सीजन का यूज किया, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है पानी के अंदर उसको भी बैलेंस करता है ना। ये दो चीज हो गई। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, देखो वैसे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है ना, मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के बताता हूँ आपको क्या होता है ना। ये पूरी तरीके से सही रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाइड रिएक्शन बता रहा हूँ कि CO2 है इनऑर्गेनिक मैटर, इसको पानी से रिएक्ट किया और सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, ये लाइट या लाइट की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, C2H2O
प्लस O2। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती रिएक्शन, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं सिंप्लीफाइड रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि अलगी में प्रोसेस क्या होता है। तो ये CO2 को यूज करेगा पानी के प्रेजेंस में, सनलाइट से एनर्जी लेगा, और C2H2O जो बना ये अलगी सेल बन गया एक, है ना, एक नया सेल बना अलगी का, और O2 इसमें ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। ये इस तरीके से काम करता है। इनऑर्गेनिक को लेता है, लाइट के प्रेजेंस में खुद का खाना बनाया और ये बना दी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। और जब लाइट नहीं होती तो ये वाली रिएक्शन ऐसे हो जाती है। मान लो आप C2H2O ऑक्सीजन को यूज करेगा और ऑक्सीडाइज करके CO2H2O, है ना। तो इस तरीके से अलगे काम करता है। तो ये हुई बात हमारी माइक्रोब्स की, 3 तरह के माइक्रोब्स की हमें बात करनी थी, और अलगे, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं। हाँ, तो अब इसके अलावा ये 3 तो अपने हो गए माइक्रोब्स, है ना। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, है ना, पानी में। अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया, अलगे और प्रोटोजोआ के अलावा एक होते हैं रोटिफर्स, है ना, रोटिफर्स या क्रुस्टेशी, है ना, इस तरीके से CRUSTACEA, क्रुस्टेशी या रोटिफर्स। ये क्या होते हैं? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हायर ऑर्डर एनिमल्स हैं, मतलब, है ना, ये यूनिसेल्युलर नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे जानवर हैं, यूनिसेल्युलर नहीं है लेकिन बहुत छोटे हैं, इस तरीके से समझो। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो यूनिसेल्युलर हैं उनसे कुछ कई गुना बड़े हैं, लेकिन काफी छोटे जानवर हैं, लोअर ऑर्डर एनिमल्स कह लो इनको, या फिर, है ना। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अलगी को खाते हैं, है ना। इनका काम क्या है कि ये माइक्रोब्स को खाते हैं, ठीक है, फिर इनसे बड़े जो एनिमल्स हैं वो इन्हें खाते हैं, फिर उनसे बड़े उन्हें खाते हैं, धीरे धीरे ये फिर मछलियों तक जाते हैं। मतलब ये फूड चेन का हिस्सा है। ये माइक्रोब्स को खाते हैं, इनसे बड़ा इन्हें खाएगा, उससे बड़ा उसे खाएगा, ऐसे करके साइकिल चलती है फूड चेन की, हम जानते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं उनको खा जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, है ना। तो जब कभी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो सके, उसमें ये अपने को फायदा देते हैं, है ना। तो रोटिफर्स और क्रुस्टेशी करके जो 2 लोअर ऑर्डर एनिमल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और फूड साइकिल में फिर इन्हें कोई और खाता जाएगा, इस तरीके से फूड चेन का एक हिस्सा होते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई अदर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक चीज़ स्लज वॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लज वॉर्म्स। स्लज वॉर्म्स क्या होते हैं? देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, स्लज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। सबसे आखिरी में जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो वेस्ट बचता है सॉलिड, उसे स्लज बोलते हैं। अपन ऑर्गेनिक्स का एयरेशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसके बाद जो मटेरियल बचता है, पानी निकल जाता है, तो जो ब्लैकिश एक स्लज बचती है ना, वेस्ट है जो, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट में ऑर्गेनिक्स, है ना, तो जो स्लज बचती है एंड में, साफ पानी ऊपर रह जाता है और नीचे स्लज सेटल हो जाती है, गंदगी, कीचड़, कुछ भी, आगे तो समझेंगे डिटेल में। उसको खाते हैं कुछ, है ना, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, नेम में उनके ये होगा, एक तो ट्यूबीफ्लेक्स होता है ना, ट्यूबीफ्लेक्स, ये टी है, ट्यूबीफ्लेक्स या ब्लड वॉर्म एक होते हैं ना, ब्लड वॉर्म, ठीक है। और एक चीज और होती है, इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं ना, इंसेक्ट लार्वा, ठीक है। तो ये कुछ मैटर होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्लज को डिकम्पोज करते हैं या स्लज को तोड़ते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, इनको स्लज वॉर्म्स कहते हैं। ये भी काम की चीज़ है। तो इतना कुछ अपना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये इतना पता होना चाहिए जब हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो है ना। इसमें सबसे मेन जो जितना अभी तक बोला है उसमें जो बैक्टीरिया के 3 टाइप बताए थे, ऑटोट्रॉफ, हीटोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ, वो समझना जरूरी है, आगे उसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कंपोनेंट की, वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये क्या होता है ना? इसके बाद हमने बात शुरू की डिसॉल्व ऑक्सीजन की। डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है? देखो पानी जो होता है ना, वाटर, वेस्ट वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली वाटर की बात करें, उसमें कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है,
पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है ना। वो कई फॉर्म में रह सकती है, O2 की बात करें अगर अभी, तो एक डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है पानी में, उसे डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, सीधी सी बात है ना। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर की, वेस्ट वाटर के अंदर है कुछ ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर जो कि इम्प्योरिटी है, और कुछ माइक्रोब भी हैं। वो माइक्रोब उसको डिकम्पोज करेंगे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी का वो यूटिलाइजेशन करते हैं और उसी से एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। इसका मतलब पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमें ऑर्गेनिक्स का डिकम्पोजिशन कराना है माइक्रोब से, तो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तो एरोबिक कंडीशन बनेगी, है ना। अगर जैसे ही वो डिजोल्व ऑक्सीजन को पूरा यूटिलाइज मान लो उन्होंने कर लिया, उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी की खत्म हो गई, तो क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। पिछले लेक्चर में बात हो गई थी जिसकी। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और होती क्या है ऑक्सीजन? बस यही होती है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ना। अब जो सैचुरेशन कंटेंट है ऑक्सीजन का, है ना, कई फॉर्म्स में ऑक्सीजन हो सकती है पानी में। पानी के अंदर नाइट्रेट भी है ना, या नाइट्राइट भी है, जो भी है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2 है, कुछ O2 है डायरेक्टली, सब में ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है पानी के अंदर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी होती है पानी के अंदर। ऐसा तो नहीं सकता आप जितनी चाहो ऑक्सीजन भर दो। एक सैचुरेशन लेवल होता है ना, जनरली एक सैचुरेशन लेवल होता है कि 19 mg पर लीटर, है ना। mg पर लीटर और ppm, ये दोनों यूनिट बराबर होती है, यानी 19 ppm पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इतनी ऑक्सीजन पानी में मैक्सिमम हो सकती है, ये सैचुरेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 20 डिग्री, है ना। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। तो 19 mg पर लीटर, है ना। तो ये 19 ppm एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी सैचुरेशन होती है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मान लेते हैं ऐसा, है ना। अब पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो हमेशा रहनी ज़रूरी है ही, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आप पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म कर दोगे तो वो मर जाएंगे, है ना। तो अब है क्या कि ये तो चलो नॉर्मल कंडीशन में पानी के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन अब पूरे शहर का गंदा पानी, सीवेज जिसे बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट के बाद उस पानी को हम डिस्चार्ज करते हैं, है ना। किसी नदी में डालते हैं, किसी लेक में डालते हैं, या किसी ग्राउंड में डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, मान लेते हैं या ओशन में डालते हैं। आमतौर पे जो होता है वो हम किसी फ्लोइंग स्ट्रीम में डाल देते हैं, क्योंकि फ्लोइंग स्ट्रीम अपने आप को खुद प्यूरिफाई कर लेती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी 1-2 वीडियोस के बाद। तो जो ये डिस्चार्ज करना है सीवेज, है ना, आप एक नदी है मान लेते हैं, नदी में डिस्पोज होगा ट्रीटेड सीवेज जो है, डिस्चार्ज जब हम कर रहे हैं तो उस सीवेज में भी कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपने बिल्कुल जीरो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाले सीवेज को नदी में डंप कर दिया ना, तो वहाँ एनिमल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक्वेटिक लाइफ को फ्लरिश करने के लिए जो एफ्लुएंट सीवेज है, जो सीवेज हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर भेज रहे हैं, उसमें मिनिमम 4 mg पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए, है ना, DO कंटेंट होना चाहिए। ये आप दो चीजें फिलहाल के लिए याद रखो, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। पूरे शहर का गंदा पानी सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट में आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब चूंकि उसका ट्रीटमेंट हुआ मतलब उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, ऑर्गेनिक्स का डिकम्पोजिशन हुआ, जिसमें उसकी सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज हो गई होगी, है ना। तो अब क्या जीरो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाले सीवेज को हम डायरेक्ट नदी में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, है ना। आपको सीवेज को डंप करते वक्त उसमें एटलीस्ट 4 mg पर लीटर या 4 ppm DO कंटेंट मेंटेन रखना पड़ेगा। ये भी आपका टास्क है, जब आप सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हम उसे किसी वाटर बॉडी में डाल रहे हैं, तो जिससे वहाँ की एक्वेटिक लाइफ फ्लरिश कर सके। तो ये आंकड़ा याद रखना पड़ता है, एक ये तो भाई। अब बात ये आती है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एक तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पे, है ना। पानी के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है,
ये पहली चीज हो गई, लिख देते हैं चलो इन चीजों को। इसमें से एक हमारे काम का आएगा, ये इसके फैक्टर्स ऑफ फैक्ट में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। तो ये तो जनरल बात हो गई, इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं भाई, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी होगी। एक चीज होती है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है कि जितनी भी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, जो एयर है उसका एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, उसमें ऑक्सीजन पर्टिकुलर का पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन पानी में जाएगी अंदर नेचुरली और सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, है ना। ये चीज भी समझ पा रहे होगे, जनरल होगी। तीसरी चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेम्परेचर। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ 19 mg पर लीटर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट भी चेंज होता है। टेम्परेचर में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ऑक्सीजन की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी मतलब डिजॉल्व होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है कि टेम्परेचर बढ़ा तो कम डीओ कंटेंट होगा और टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा डीओ कंटेंट होगा, है ना। इसी में मैं एक चीज और अभी जोड़ देता हूँ, जब टेम्परेचर बढ़ता है पानी का तो उसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ऑर्गेनिक्स या इनऑर्गेनिक्स का डीकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। डीकम्पोजिशन बढ़ जाएगा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। ज़्यादा डीकम्पोजिशन करेंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को खाएंगे। अगर मतलब सीवेज का हमारा ट्रीटमेंट वो टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम होगी, एटमोसफेयर से जो ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है और निकल रही है जो साइकिल है वो कम हो जाएगी। मतलब सीवेज में सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हुई तो डीओ कंटेंट कम हुआ और माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ी, ज़्यादा ऑक्सीजन को उसने खा लिया, वहाँ से भी ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो वो दोनों तरीके से नुकसानदायक हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें एक टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और माइक्रोब्स की जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो मेंटेन रहे और साइकिल का हिस्सा बनी रहे, कोई भी चीज़ बहुत कम ना हो जाए ऑक्सीजन, है ना, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये टेम्परेचर हो गया। एक चीज़ होती है प्योरिटी, है ना, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब पानी कितना प्योर है। जो प्योर वाटर होता है ना, और एक हो गया आपका इम्प्योर वाटर, या सेलाइन वाटर में बोल देता हूँ, ऐसा पानी जिसमें कुछ गंदगियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट्स हैं। तो जो प्योर वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है ना। प्योरिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो डीओ का कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा, ऐसा समझ लो आप, है ना। अब जैसे इम्प्योरिटीज होती हैं, हम चूंकि पूरा सब्जेक्ट ही वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा पानी तो प्योर नहीं है, मतलब प्योर पानी से जो वेस्ट वाटर है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम रहेगा हमेशा, है ना। तो लगभग लगभग 95% रहता है, 5% कम रहता है ना प्योर वाटर से हमारे जो, वैसे तो डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी कितनी है, मैं एक जनरल एक आइडिया बता रहा हूँ, 95% डीओ कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ये डीओ जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है पानी में वेस्ट वाटर में, इसको नापने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं रिंकलर्स मेथड। इसको अभी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ये बस मैंने आपको एक नाम बता दिया भाई डीओ मेजर कैसे करते हैं, रिंकलर्स मेथड से करते हैं, है ना। तो ये डीओ के बारे में बात हो गई। आप ये समझ रहे होंगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कितनी जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिमांड की, ठीक है। तो बात तो कर ली ऑक्सीजन डिमांड की वैसे मैंने, है ना, क्योंकि जब मैं अभी डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि माइक्रोब्स को, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वही उनकी ऑक्सीजन की डिमांड है, उसी के बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। ऑक्सीजन डिमांड ये क्या चीज़ है, फिर ये कितने तरीके की है और किस किस तरीके की है। तो ऑक्सीजन डिमांड क्या है, हम आ गए हमारे वेस्ट वाटर पे यानी कि सीवेज पे, इसमें कुछ ऑर्गेनिक्स हैं कुछ इनऑर्गेनिक्स हैं, मतलब इम्प्योरिटीज, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे माइक्रोब्स, है ना। तो ऑक्सीडाइज हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो, मतलब एरोबिक कंडीशन में ही हो। क्यों चाहते हैं, बात कई बार हो चुकी है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है अगर हम ऐसा चाहते हैं, मतलब उस गंदे पानी को अगर साफ करना है तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जरूरी है। उस डिकम्पोजिशन को एरोबिक कंडीशन में अगर कराना है तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन।
अब बात यूं है, एक वेस्ट वाटर सैंपल ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, आप मान लेते हैं 1 लीटर है ना, 1 लीटर, 1 लीटर वेस्ट वाटर लिया मैंने, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, ये प्योर वाटर नहीं है। अब आपको ये बताना है इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज होने में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात आपको? इसमें सब भूल जाओ, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उनको ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो इस वेस्ट वाटर सैंपल की ऑक्सीजन डिमांड कह सकता हूँ उसको, मैं कह सकता हूँ। बात समझ रहा कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्सीडाइज होने में कितनी ऑक्सीजन लेंगी, वही उनकी डिमांड है, भाई इतनी ऑक्सीजन उनको चाहिए। तो ये ऑक्सीजन डिमांड की जनरल डेफिनेशन हो गई, है ना। अब क्या क्या ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, है ना। एक तो अपने ऑर्गेनिक्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, वो ऑर्गेनिक मैटर इसमें इम्प्योरिटी है जो ऑक्सीडाइज हो गए, तो वो ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन डिमांड करेगा, है ना, अपने डिकम्पोजिशन के लिए। दूसरा इनऑर्गेनिक्स भी है, जैसे अमोनिया मान लेते हैं, नाइट्रोजनस जैसे जो है वो कंपाउंड डिकम्पोज हो गया, एंड में एक अमोनिया हो गया या नाइट्राइट हो गया जो कि ऑक्साइड हो गया नाइट्रेट बनेगा, है ना। इस तरीके की कुछ चीजें हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड में लिख देता हूँ, ये इनऑर्गेनिक हो गए अमोनिया नाइट्रेट, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। एक फिर सल्फ्यूरस कंपाउंड भी हो सकते हैं, है ना, सल्फर नाइट्रोजन कार्बन की साइकिल तो हमने पढ़ी है, और SO2 नेगेटिव हो सकता है या जो भी हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है ना, HF हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें उस पानी वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, और इन सब को डिकम्पोज होने के लिए इनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इन सब लोग कुछ ना कुछ ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, है ना। तो बात ये है, आप इतना देख लो, कई बार ये बात हो चुकी है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में वही है, वेस्ट वाटर में जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटीज है वो ऑर्गेनिक्स, है ना। डोमेस्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग चीज होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो क्या है कि खुद इंडस्ट्री वाले ही अपने वेस्ट को ट्रीट करके रिलीज करते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है, तो क्या करते हैं वो भी पढ़ेंगे आगे, है ना। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ही है, कुछ एक ये भी होती है, और ये तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है ना। तो फिलहाल हम लोग इसकी बात पे चलते हैं, ऑर्गेनिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। इनकी भी बात होगी, अभी होगी, लेकिन अभी हम ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं। अब क्या होगा अभी, ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक होते हैं हमेशा दो तरह के, यहाँ पे एक होगा बायो डिग्रेडेबल, बात हो चुकी है क्या होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक होते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स में दो, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक्स कौन से होते हैं आपका, जैसे फैट्स हो गए, है ना, प्रोटीन्स हो गए, और अपना अल्कोहल हो गया, या अल्डिहाइड हो गया, या ईस्टर हो गया। अब ऐसे कई हैं, कुछ एक एग्जांपल लीजिए, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है ना, घर में से निकलेंगे अपने डोमेस्टिक वेस्ट में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, है ना, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं ना। एक पॉलीसैकेराइड्स होता है ना, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स, पॉलीमर होता है ना, जैसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइंड होते हैं तो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, वो एक ग्रुप है ना कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स का, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। या आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ा करते थे तो रिंग कंपाउंड होते थे ना, बेंजीन, आपको याद होगा इस तरीके से कुछ बेंजीन होती थी, है ना। तो ये बेंजीन हो गई, है ना, या फिनॉल हो गया। फिनॉल क्या होता था, इसी में से एक निकाल के ओएच लगा देते थे। तो कुल मिला के यही जो साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड, ये होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इतने ये सब इम्प्योरिटीज पानी में हो सकती है ना, ये सब भी हो सकते हैं, घर से निकलने वाले वो है सब। ऑर्गेनिक दो तरह
बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे समझना जरूरी है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई एक स्ट्रिक्ट आप डिस्क्रिमिनेशन या उनका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बायोडिग्रेडेबल हम उन्हें बोलते हैं जो माइक्रोब्स नेचुरली अवेलेबल हैं उन्हीं से डिकम्पोज हो जाए नेचुरली, है ना। जो खुद नेचुरली डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो ना हो और बहुत लंबे समय तक अपने आप को ऐसा कैसे पड़ा रहे तो उसको हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन होता क्या है, ये भी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बायोडिग्रेड होंगे, मतलब माइक्रोब इनको भी डिग्रेड कर देगा या डिकम्पोज कर देगा, लेकिन हो सकता है 6 महीने में करे या 2 साल में करे, है ना। तो अगर मैं 2 साल की टाइम रिफ्रेन लूं या रेफरेंस पॉइंट मेरा रहे तो ये भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो कोई भी चीज बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है उसको इतनी आसानी से आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप ऐसे कह सकते हो कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है ना। ये मान लेते हैं कि मैंने 5 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है फैट, और ये मान लेते हैं होता है 100 दिन के अंदर डिकम्पोज। तो दोनों बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन वो 100 दिन तक जाके हो रहा है तो मैं अभी उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकता हूँ, है ना। जैसे अब मैं बात करूंगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें हर दिन का एक सिटी का सीवेज आ रहा है ना। उसकी एक जो ट्रीटमेंट यूनिट बनाऊंगा मैं किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की बनाऊंगा, है ना, जिसमें शायद चलो 20 दिन तक का तो स्टोरेज रखने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है लेकिन वो 200 दिन में होगा, तो क्या मैं 200 दिन तक उसको स्टोर रख के डिकम्पोज होने की वेट तो कर नहीं सकते, तो हमारे लिए तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही हो गया, है ना। तो इस तरीके से समझना है, ये कोई स्ट्रिक्टली डिफाइंड चीजें नहीं है ना। सीवेज ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इनको बायोडिग्रेडेबल मान सकते हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप दिमाग में रखिए। कई चीजें बायोलॉजिकली डिग्रेड होंगी लेकिन इतना लंबा समय लेती हैं कि हम उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल ही कह देते हैं, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक्स के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब था जो माइक्रोब से डिकम्पोज हो जाए, है ना। अब इनकी बात करेंगे, फिर इनको अभी रुक जाते हैं, इनकी बात नहीं करते। हम आए हैं और वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स में बायोडिग्रेडेबल। इनको कौन ऑक्सीडाइज करेगा? इनको तो हमारे माइक्रोब ऑक्सीडाइज करेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस के तहत करेंगे। कौन से माइक्रोब्स करेंगे वो भी पढ़ लिया, सब हो गया। तो ये जो माइक्रोब जब किसी वेस्ट वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे, करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। एरोबिक के लिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करेंगे, ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसको क्या बोल दिया मैंने? माइक्रोब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे? इनको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सीवेज में या एक पर्टिकुलर वेस्ट वाटर सैंपल में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज करने के लिए इन माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो इनकी ऑक्सीजन डिमांड होगी, है ना। या इसको दूसरी तरीके से बोल देता हूँ, एक वेस्ट वाटर सैंपल में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो क्या हो गई? इस पर्टिकुलर सैंपल की ऑक्सीजन डिमांड हो गई। ऑक्सीजन डिमांड इसी को बोलते हैं, अभी बात हुई थी। तो इस तरह की ऑक्सीजन डिमांड को कैसे फुलफिल कर रहे हैं माइक्रोब्स? बायोकेमिकल प्रोसेस के तहत, और वो बायोकेमिकल प्रोसेस हम पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। ऑर्गेनिक्स को माइक्रोब्स कैसे डिकम्पोज करते हैं, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, और इस बायोकेमिकल प्रोसेस में जो ऑक्सीजन की डिमांड आएगी उसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये बात हमको देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है अपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। क्यों कहलाता है ये बात समझेंगे। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने आपको? वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स में से भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक्स, है ना, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल कई बार सही टर्म नहीं है ना। ये अभी मैंने बताया क्यों नहीं है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होने में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टर्म हमारी कहानी में आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। चलो ये, तो ये इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीओडी। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि बीओडी की डेफिनेशन में कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली किस चीज को इसमें इंक्लूड करना। बीओडी समझिए ना, बायोलॉजिकल सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने में जितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे वही कहलाएगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि इस टर्म के इतने पीछे क्यों पड़े हैं, है ना। ऑक्सीजन डिमांड क्यों निकालनी है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है जो भी सीवेज हमारा आ रहा है उसमें कितनी इम्प्यूरिटी है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये हमें पता लगाना जरूरी है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे उसको डिकम्पोज होने में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन कैसे ना कैसे करके वहां तक पहुंचानी होगी हमें, है ना। तभी तो वो डिकम्पोज होगा एरोबिक कंडीशन में, है ना, और वो प्यूरिफाई होगा, फिर वो आगे जाएगा। तो कैसे भी करके सीवेज के अंदर या वेस्ट वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है अपने आप को साफ करने के लिए, उसकी कितनी ऑक्सीजन डिमांड है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई होगी, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अब ये भी हम जानते हैं कि इम्प्यूरिटीज में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज का ही है और बायोडिग्रेडेबल इम्प्यूरिटीज का ही है ज्यादातर। तो इसलिए बीओडी और इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही पता लगाएंगे हम तो लगभग वही हमारी टोटल ऑक्सीजन डिमांड समझ लो। मतलब एक बार आप किसी सीवेज की बीओडी पता लगा लो कि इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, तो उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मोर और लेस मेजर पार्ट वही है ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला। तो मेन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस ही है और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स ही है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, है ना। तो हम बीओडी पे आके रुक जाते हैं। तो अब मुझे किसी भी सीवेज की स्ट्रेंथ पता करनी है कि भैया ये कितना ज़्यादा गंदा है या ये कितनी ज़्यादा इम्प्योर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी बीओडी पता लगा दूँ, है ना। उसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड उतना ज़्यादा वो गंदा, सीधी सी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है मतलब उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन होना है, मतलब उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब बीओडी पता लगाने से मुझे ये पता लग गया कि इसमें कितनी गंदगी है, तो जो ट्रीटमेंट यूनिट्स में बना रहा हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, उनका साइज मुझे क्या रखना है ये भी मैं पता लगा सकता हूँ, क्योंकि कितना गंदा है और उस कितने गंदे को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए ये पता अगर मुझे लग गया तो इतनी ऑक्सीजन हम कितने समय में इसको सप्लाई कर पाएंगे ये भी हम पता लगा लेंगे, है ना। इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो गंदा पानी आ रहा है इसे कितने समय तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मुझे रखना है। ठीक है, तो रोज कितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको पता है और इस सीवेज को कितने समय तक आपको यहाँ रखना है ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने के लिए ये भी आपको पता है। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि इस सीवेज की जो ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनका साइज में कितना बनाओ, है ना। तो ये बीओडी के यूजेस बता रहा हूँ मैं आपको। सीवेज की स्ट्रेंथ आप निकालोगे, है ना, यस ट्रीटमेंट यूनिट्स के साइज आप कितने रखोगे ये आप निकाल सकते हो। तो इसलिए हमें बीओडी निकालना जरूरी होता है ना। एक पॉपुलेशन इक्विवेलेंट नाम की चीज़ आती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम क्या कहते हैं इसको डोमेस्टिक वेस्ट किससे कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डोमेस्टिक वेस्ट के टर्म्स में कैसे हम निकालें या पर कैपिटा वेस्ट के टर्म में कैसे निकालें, तो बीओडी से होता है, वो आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बीओडी के एप्लीकेशन हैं कुछ, है ना। तो ये बात हुई बीओडी की। अब इसको समझते हैं ये निकाली कैसे जाती है, ठीक है ना। अब एक और चीज बीओडी से क्या पता लगा सकते हो आप कि जो ट्रीटमेंट यूनिट्स आपकी जो है उनकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यूनिट में जब वेस्ट वाटर अंदर आया तब उसकी बीओडी कितनी थी और जब वो उसके बाहर निकला तब उसकी बीओडी कितनी बची, है ना। इससे आप ये पता लगा लोगे कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। मान लेते हैं जब वेस्ट वाटर अंदर आ रहा था तो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड थी 100 mg पर लीटर, उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट था कि उसको 100 mg पर लीटर ऑक्सीजन चाहिए था डिकम्पोज होने के लिए। इस ट्रीटमेंट यूनिट में वो कुछ समय रुका और जब इसके बाहर निकला वेस्ट वाटर तो उसकी जो बीओडी बची वो बची 30 mg पर लीटर, मतलब 70% उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये उसकी एफिशिएंसी थी, है ना। तो बीओडी के मदद से हमने क्या क्या पता लगा लिया, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसी वेस्ट वाटर के लिए, या वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ क्या होती है ना, या ट्रीटमेंट यूनिट्स का साइज में कितना रखूँ, या उन ट्रीटमेंट यूनिट्स की एफिशिएंसी क्या होगी। ये सब हम किससे पता लगा पा रहे हैं, बीओडी नाम की एक क्वांटिटी से जो कि होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। अब बात करते हैं कि बीओडी कैसे निकाली जाए, है ना।
एक तो एनालिटिक तरीका है जो आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको समझते हैं कि क्या है। कि मान लेते हैं ये वेस्ट वाटर सैंपल है, इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज हैं, इसमें कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, बिल्कुल होगी। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो खाली, ठीक है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करके माइक्रोब इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, इसके ऑर्गेनिक वेस्ट को, है ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को। जब वो डिकम्पोजिशन होते 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 मान लो इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई, है ना, और डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बचा हुआ है, पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ, है ना, तो क्या होगा, ये रुक जाएगा प्रोसेस। या फिर चूंकि ये ओपन एटमॉस्फेयर में है तो अंदर कुछ ऑक्सीजन आएगी, बाहर जाएगी। ऑक्सीजन की एक साइकिल होती है पानी में डिजॉल्व होने की, निकलने की, वो चलती रहेगी, इसको और ऑक्सीजन धीरे धीरे मिलती जाएगी, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कि इसमें दरअसल ऑक्सीजन डिमांड है कितनी, क्योंकि वो तो नेचुरली हो रहा है प्रोसेस, है ना। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लैब में जाना के निकालना पड़ेगा। कैसे, कि मैं एक वेस्ट वाटर सैंपल लूँ और इसको इंक्यूबेशन में डाल दूँ, है ना, इंक्यूबेटर में इसको बंद कर दिया, मतलब अब इसके एटमॉस्फेयर से कनेक्शन खत्म हो गया, इसमें कोई ऑक्सीजन नई डिजोल्व नहीं होगी, है ना। ये जो ऑक्सीजन साइकिल चलती है एटमॉस्फेयर से नहीं होगी। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन इसमें थी वही है, उसको पूरा यूटिलाइज कर लेंगे माइक्रोब, ऑक्सीजन खत्म, अब इसको कोई नई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की खपत हो रही है वो निकाल सकते हैं। कैसे, पहले मैंने एक सैंपल लिया, इसमें फिलहाल डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है ये मैंने पता किया और इसको इंक्यूबेशन में रख दिया। कुछ दिन बाद इसको निकाला तो इसमें देखा इसमें कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन बची, ठीक है। अब जितनी डिजोल्व ऑक्सीजन थी, मान लो पहले 10 मिलीग्राम पर लीटर थी, बाद में 5 मिलीग्राम पर लीटर बची, मतलब 5 मिलीग्राम पर लीटर किसमें यूज हो गई, ऑर्गेनिक्स के डिकम्पोजिशन, वही इसकी ऑक्सीजन डिमांड हो गई। समझ में आ रही बात, क्या किया, एक सैंपल लिया, उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया। इंक्यूबेटर में क्यों डाल दिया, जिससे ये एटमॉस्फेयर से अलग हो जाए, नई ऑक्सीजन आएगी नहीं, पुरानी जाएगी नहीं, है ना। तो जो सैंपल लिया था उसमें कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो मैंने पहले से ही मेजर कर लिया। इस डिजॉल्व ऑक्सीजन वाले मेजर्ड सैंपल को मैंने इंक्यूबेशन में डाला, कुछ दिन बाद उसको निकाला, उसकी दोबारा से मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है वो पता लगा ली। तो क्या हुआ, कितनी ऑक्सीजन उसमें यूटिलाइज हुई प्रोसेस में वो मेरे को मिल जाएगी, वही मुझे दे देगा कि कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बात समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें एक समस्या है, समस्या ये है कि मान लेते हैं इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन थी 4 mg पर लीटर पहले से, है ना, और जो माइक्रो, और ये 1 लीटर ही है, मान लो 1 लीटर का सीवेज सैंपल है आपका, इसमें 4 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, आपने इसको इंक्यूबेटर में डाला, अब आपने इसको 5 दिन बाद मान लो निकाला और आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो आई यहाँ से गई थी 4, निकल के आई 0। तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसमें माइक्रोब ने जो ऑर्गेनिक्स थे उनको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लिया, 4 मिलीग्राम का। तो क्या 4 मिलीग्राम पर लीटर आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी 4 mg पर लीटर जो ऑक्सीजन थी वो पूरी खत्म हो गई और वो प्रोसेस रुक गया। हो सकता है ये 4 की जगह 8 होता मान लो, तब भी ये 0 आ जाता। समझ में आ रही बात। तो एक सैंपल में ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए पूरी ना पड़े, पूरी नहीं पड़े तो हम क्या करेंगे, कोई भी सैंपल है जिसकी हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नापनी है, हम उसको एज इट इज इंक्यूबेटर में नहीं डालते, क्योंकि जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो हो सकता है कम पड़ जाए और प्रोसेस पूरा हो ही ना पाए। जो माइक्रोब्स थे वो पूरे उसको डिकम्पोज कर ही ना पाए, आधा डिकम्पोज करे ऑक्सीजन खत्म हो गई, बैठे, ये एनारोबिक कंडीशन सेटअप हो गई वहां पे। तो इसमें क्या करो आप, मान लेते हैं कि इसमें हमने अंदर भेजा था सैंपल, तब इसकी 8 mg पर लीटर थी और जो माइक्रोब्स की एक्चुअल डिमांड हो सकता है 20 को, तो 8 को तो यूटिलाइज करेगा, बाकी का बच जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इंक्यूबेशन में जो हम डाल रहे हैं इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट, एक वेस्ट वाटर सैंपल है उसको पहले डाइल्यूट करते हैं हम, उसमें हम एरेटेड वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर क्या होता है, जो कि सैचुरेशन डीओ के साथ, सैचुरेशन डीओ आपको तो मैंने कितनी बताई थी, 20 डिग्री सेल्सियस पे 19 mg पर लीटर, मतलब एक ऐसा साफ पानी जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, जितनी हो सकती है मैक्सिमम उतनी मात्रा में है, वो इस सैंपल में डाला जाता है, ठीक है, वो इस वेस्ट वाटर सैंपल में डाला जाता है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन है,
इतनी ज़्यादा है कि पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बाद भी उसमें ऑक्सीजन बची रहेगी, बीच में प्रोसेस रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फिर मैं डालता हूँ इंक्यूबेटर में और फिर मैं निकालता हूँ, फिर इसका दोबारा से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट लेता हूँ, तो मुझे जो एक और चीज़ सीखेंगे अभी, उसके बाद वो मिल जाता है हमको क्या कि कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना। अब इसको ये तो मैंने एक रफ तरीका हुआ बताने का, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, आपको एक वेस्ट वाटर सैंपल लेना है, ठीक है, फिर इसका आपको करना है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे एरेटेड वाटर से, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन कम ना पड़े, सीधी बात है। ये आपका डाइल्यूटेड सैंपल हो गया। पहले जो सैंपल था इसकी मैं वॉल्यूम मान रहा हूं A, ठीक है, इसमें कितना वाटर मैंने ऐड किया B, इसकी वॉल्यूम हो गई एरेटेड वाटर की। तो ये जो सैंपल बना मेरा फाइनल ये बना A + B, ठीक है। इसकी मैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट को चेक करूंगा, इसको मैं बोलूंगा DO इनिशियल। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट मैंने इसका निकाल लिया, इसको मैंने डाला कहाँ, इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर कितने दिन के लिए डाला, 5 दिन के लिए डाला। कितने टेम्परेचर पे डाला, 20 डिग्री सेल्सियस पे डाला। ये इंक्यूबेटर में चला गया, ठीक है। इंक्यूबेटर से तो ये गया, ये आपका वही डाइल्यूटेड सैंपल है, ठीक है। इंक्यूबेटर से बाहर आया है ना, इंक्यूबेटर से बाहर आया, तब इसमें जो डीओ कंटेंट है वो दोबारा से मेजर करा, वो कितना हो गया, डीओ फाइनल। ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें क्यों की हैं इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो टेम्परेचर पे डीओ भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था, है ना। इसलिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो हम जनरली 20 डिग्री सेल्सियस उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को लेते हैं, है ना, हमेशा बीओडी कैलकुलेट होगा, ये आपको याद रखना है। 20 डिग्री सेल्सियस 5 डे ही क्यों ले रहे हैं वो अभी आगे समझ में आएगा। तो मेरे को फाइनल डीओ, पहले कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो मिल गया और बाद में कितना उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचा वो मिल गया। अब मुझे निकालनी है कि बीओडी कितनी थी इस सैंपल की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी थी। तो आप सीधी बात समझ लो, डीओ फाइंड इनिशियल है ना, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ठीक है। पहले कितनी ऑक्सीजन थी और अब कितनी ऑक्सीजन बची, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन की खपत हो गई या कितनी ऑक्सीजन माइक्रोब ने यूटिलाइज कर ली डिकम्पोजिशन की। ये आपको मिला बीओडी। लेकिन आप देखो इसकी वॉल्यूम मैंने चेंज करी थी, हमें चाहिए बीओडी एमजी पर लीटर में, किसमें चाहिए, एमजी पर लीटर में। लेकिन अब एमजी पर लीटर इसके केस में अलग होगा, इसके केस में अलग होगा, क्यों, क्योंकि लीटर ही चेंज कर दी, इसकी वॉल्यूम ही चेंज कर दी, इसका मैंने डाइल्यूशन किया है ना, इस सैंपल की वॉल्यूम ही चेंज हो गई थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन फैक्टर। तो इस तरीके से बीओडी निकाली जाती है ना। इंक्यूबेटर में डाली थी 5 दिन के लिए, तो डाली थी बात करेंगे, 20 डिग्री आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस हो गया, है ना। हमें एमजी पर लीटर में सीवेज सैंपल जो यहाँ पे बना था ना, सीवेज सैंपल जिसकी वॉल्यूम बहुत कम थी, उसमें वो चाहिए बीओडी एमजी पर लीटर में। लेकिन मैंने उसका जो लीटर मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज कर दिया पूरा डाइल्यूशन करके, तो जो मेरे रिजल्ट आ रहे हैं ये डाइल्यूटेड सैंपल के लिए आ रहे हैं, पर मुझे चाहिए थे किसके लिए, अनडाइल्यूटेड सैंपल के लिए, तो मुझे उसमें डाइल्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे आ जाएगा ये, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय ए। ए प्लस बी क्या था, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, मैंने बताया ना, ए था हमारा वेस्ट वाटर की वॉल्यूम, बी थी एरेटेड वाटर की वॉल्यूम। तो ए प्लस बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, और ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। तो ये आपका बीओडी निकालने का तरीका है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और कैसे निकाली जाती है वो ये है एक्सपेरिमेंटली मेथड में, और इसको थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं वो भी आगे समझेंगे। अब एक चीज और देख लो, देखो ये अपन ने ग्राफ बनाया, ठीक, जो
वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो है अपना बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ मैंने लिया टाइम को, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 पे ऑर्गेनिक मैटर का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज होता जा रहा है ना, तो ये आता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 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 होता जाएगा, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होता है ना। तो ये जो ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। क्या है? इनफाइनाइट प्रोसेस है ना। टाइम इक्वल टू इंफिनिटी तक जाएगा वो, कभी पूरी तरीके से, मतलब 100% डिकम्पोजिशन कभी नहीं होगा, 99.9999 हो जाएगा। ये बात समझ गए? तो जो इंक्यूबेशन चैम्बर में डालने के वाला जो प्रोसेस है वो 5 दिन ही क्यों किया था? क्योंकि अगर मैं चाहूंगा कि पूरा डिकम्पोजिशन तो कभी होना ही नहीं है, लेकिन 5 दिन में लगभग 65 to 70% प्रोसेस हो जाता है। 5 दिन में कितना हो जाता है? 65 to 75%। और 10 दिन में हो जाता है लगभग 90% डिकम्पोजिशन, और 20 दिन में हो जाता है 95 to 99% या 99.9%, है ना। ये रेट्स हैं एक्सपेरिमेंटली जो करके देखी गई है। वैसे ये इनफाइनाइट टाइम का प्रोसेस है, लेकिन 5 दिन में लगभग 65 से 70% जो ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो जो हमारी बीओडी आती है वो टोटल डिमांड की 65 से 70% होती है ना, 5 दिन में। हम इतने ही दिन का करते हैं। देखो आपको क्या है, टेस्ट करना है, बीओडी निकाल के उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हम, हमें केवल बीओडी से क्या क्या पता लगाने होते हैं कि कितनी यूनिट बनानी है या उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो हम 5 दिन में टेस्ट करके अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये 65 से 70% होगी, तो 100% जितनी होगी वो तो पता चली गई, है ना। 100% के लिए जिंदगी भर तो बैठे नहीं रहोगे, या 20 दिन तक तुम टेस्ट करके 95% कर लोगे, इससे बढ़िया 5 दिन में 65 से 70 ले लो, अंदाजा तो नहीं लग जाएगा। जो भी हमारा आंसर आ रहा है 5 दिन में वही कितना है, 65 से 70% है। हम पहले से ही जानते हैं इस बात को, तो वही है बात तो, है ना। इसलिए हम 5 ही दिन का यूज करते हैं, जिससे कम समय में टेस्ट हो जाए। मुद्दा बस ये, 10 दिन में कर लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 90% हो जाएगा। वो जो आपका रिजल्ट आएगा आपको पता होगा कि ये ऑक्सीजन डिमांड का 90% है, तो 100 कितना होगा वो तो पता चल ही गया, है ना। तो ये 5 दिन का इसलिए करते हैं, और 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, है ना। ये पूरा अपना बीओडी हुआ। अब इसके आगे की बात, जो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, साथ साथ एक इनऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो जाएगा। कुछ जो हमने बात की थी शुरुआत में, मैंने बोला था ऑर्गेनिक्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स, सल्फर के कंपाउंड और नाइट्रेट्स के कंपाउंड, ये 3 चीजें लिखी थी। तो सल्फर वाले तो बहुत ही नेग्लिजिबल थे, लेकिन जो सेकंड नंबर पे लिखे थे नाइट्रोजन के कंपाउंड, तो इसमें से मेन अमोनिया, ये भी तो ऑक्सीडाइज हुआ। आप समझ रहे हो बात को? जो हमारा हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक्स पे टूट पड़ेगा, ऑर्गेनिक्स को एज ए मटेरियल एनर्जी यूज करेगा और उन्हें डिकम्पोज कर देगा। लेकिन साथ ही साथ जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वहाँ पे है वो इनऑर्गेनिक, ये अमोनिया इनऑर्गेनिक हो गया, इस इनऑर्गेनिक पे वो क्या करेगा, वो इसको यूज करेगा, डिकम्पोज करेगा, है ना। तो वो कैसे होगा, उसकी वजह से भी कुछ ऑक्सीजन यूज होगी, क्योंकि वो भी डिकम्पोजिशन कर रहा है, वो ऑक्सीजन भी काउंट हो जाएगी यहाँ। आपको आ रही बात समझ में? तो फिर आपका बीओडी तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स के लिए था, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक की ऑक्सीजन डिमांड का काउंट हो गई फिर ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बीओडी जो है ना वो 2 तरीके से देखी जाती है। एक होती है फर्स्ट स्टेज बीओडी, फर्स्ट स्टेज बीओडी, जिसमें सिर्फ कार्बोनेशियस मैटर है ना की बात हो रही है, और इसके ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। तो कार्बोनेशियस मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन डिमांड आती है उसे फर्स्ट स्टेज बीओडी बोलते हैं, है ना। इसके बाद सेकंड स्टेज बीओडी की बात आती है, सेकंड स्टेज बीओडी। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। किसका होता है? नाइट्रोजनस मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, और ऑपरेशन लिख देता हूं, इसको एनबीओडी भी बोलते हैं, एनबीओडी, ठीक है, या सेकंड स्टेज बीओडी, है ना।
अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक मैंने जितनी बार बीओडी बोला और आगे मैं जितनी बार बीओडी बोलूंगा, हमेशा मैं सिर्फ और सिर्फ इस बीओडी की बात कर रहा हूँ, कार्बन वाली जो बीओडी है। नाइट्रोजन वाली बीओडी से मुझे कोई लेना देना नहीं। पहली बात, बीओडी का मतलब कार्बोनेशियस मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की जो ऑक्सीजन डिमांड है वही बीओडी है ना। इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते ये भी समझ लेते हैं। देखो, जब बीओडी यानी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं बताता हूँ। तो अब क्या बोला था मैं, अपन एक ग्राफ बनाते हैं चलो, है ना। ये लिया मैंने टाइम, यहाँ पे मैंने ली बीओडी, ठीक है। देखो पहले मैंने कर्व बनाया था ऐसे नीचे जाते हुए, उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ कम होता जा रहा था, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ बीओडी की, या ऑक्सीजन जितनी यूटिलाइज हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है ऑक्सीडेशन में, तो ये तो टाइम के साथ साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होती जा रही है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता जाएगा उतनी उतनी ऑक्सीजन लगती जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व जाएगा। ये कर्व जो हमारा जाता है वो ऐसे जाता है, इसके बाद इसमें सैचुरेशन आता है और एक स्पाइक और आती है ना। ये आता है लगभग 12 दिन, ये डेज में है टाइम, है ना, डेज में टाइम ये 12, और ये आखिरी वाला ले लेते हैं अपन लगभग 30 दिन पे, है ना। डेज में टाइम आ गया ये वो। तो जो ऑक्सीजन टाइम के साथ साथ कंज्यूम हुई 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 फिर एक सैचुरेशन आता है, दोबारा से फिर बढ़ना चालू होती है ना। तो जो शुरुआत वाला कर्व है ना, ये है कार्बोनेशियस मैटर के ऑक्सीडेशन का, कार्बोनेशियस मैटर के ऑक्सीडेशन, इतना, ठीक है। इसके बाद मतलब इतने दिन के बाद पहले तो कार्बन वाला मैटर ही ऑक्सीडाइज होता है। कहने का मतलब ये है, मैंने बात कहाँ से शुरू करी थी कि हम बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन हो रहा है एरोबिक कंडीशन में, उसको मैं बायोकेमिकल डिमांड बोल रहा हूँ। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट का भी तो डिकम्पोजिशन हुआ, उसने भी तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, वो भी क्या बीओडी में काउंट हो गया। क्योंकि जब मैंने इंक्यूबेशन में रखा सैंपल को तब तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी डिकम्पोज हो रहा है ना। तो उस सवाल के जवाब के लिए हम ये सब देख रहे हैं कि शुरुआत में ऐसा देखा गया कि शुरुआत का जो टाइम होता है उसमें कार्बोनेशियस मैटर ही डिकम्पोज होता है, हम तो 5 डे बीओडी ले रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजनस मैटर जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। ये एन बीओडी की बात आ गई, या सेकंड स्टेज बीओडी की बात आ गई, है ना। ये सेकंड स्टेज हो गई, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ठीक है। अब समझ लो आप बात को कि शुरुआत में किसी भी सैंपल में कार्बोनेशियस मैटर ही डिकम्पोज होता है एक लंबे समय तक, उसके बाद जाके जो नाइट्रोजनस मैटर है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। सेकंड बीओडी इसलिए हमारे काम आ ही नहीं पाती, हम तो यही चल रहा है शुरुआत में, उसी में 5 दिन का लेते हैं। तो जब भी मैं बीओडी बोल रहा हूँ तो कार्बोनेशियस मैटर की ही बात करता हूँ, है ना। ये नहीं आता, ये शुरुआत में डिकम्पोज होता ही नहीं, बहुत बाद में जाके इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। क्यों, सवाल ये उठा कि ये बाद में डिकम्पोज क्यों हो रहा है। उसका जवाब क्या है, कार्बोनेशियस मैटर को डिकम्पोज कर रहा था वो था क्या, हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑर्गेनिक्स से एनर्जी और मैटर दोनों लेगा। कार्बोनेशियस मैटर कौन सा है अपना, ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर से इसने क्या लिया, मटेरियल के लिए भी इसको यूज करा, एनर्जी के लिए भी इसको यूज करा और इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो नाइट्रोजनस कंपाउंड अभी मान लेते हैं अमोनिया है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है, इसको डिकम्पोज कौन करेगा, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया करेगा, सीधी सी बात है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक मैटर से अपना मटेरियल और एनर्जी बनाएगा, है ना। अब होता क्या है, हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को तो डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, जिससे वो डायरेक्ट कार्बन ले लेता है और अपना मैटर और एनर्जी उसको मिलता जाता है, बढ़िया रिप्रोडक्शन उसका होता जाता है, अपनी वो पॉपुलेशन बढ़ाता है और डिकम्पोजिशन करता है। लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है इसको कार्बन चाहिए। देखो दोनों को कार्बन चाहिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करना है मतलब नया बायोमास बनाना है तो कार्बन चाहिए, है ना। इसको कार्बन कहाँ से मिलेगा, कार्बोनेशियस मैटर से डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। इसको कार्बन कहाँ से मिलेगा, इसको मटेरियल और एनर्जी दोनों चीजें कहाँ से लेता है, इनऑर्गेनिक मैटर से। तो CO2 से कार्बन इसको लेना पड़ता है,
CO2 क्या है, कार्बन तो है लेकिन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक्स पे तो फीड करते नहीं है, ये मटेरियल एनर्जी दोनों इनऑर्गेनिक से लेते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन आपको कहाँ मिलेगा, CO2 में। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बन चाहिए वो इसको CO2 से लेना पड़ता है। हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया को अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बन चाहिए वो डायरेक्ट कार्बोनेशियस मैटर से मिल जाता है। तो ये तो बड़ा आसान है ना। ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन लेना तो बहुत आसान है, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बहुत कम एनर्जी में उसको बहुत जल्दी कम एनर्जी का यूज करके ही कार्बन मिलने लगता है और ये बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन इसका होता है। लेकिन ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया CO2 के बॉन्ड को तोड़ना होता है उसको, C और O के बॉन्ड को, है ना। ये बॉन्ड तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है ना। एनर्जी लगती नहीं कहेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ के कार्बन को लेना ये बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इनको इतना टाइम लगता है अपने आप को बढ़ाने में, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में, जिससे ये ऑक्सीडेशन कर पाए। समझ में आई बात। इसका रिप्रोडक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और डिकम्पोजिशन करवाते हैं। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रोफिक, इसको अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो कार्बन चाहिए वो इनऑर्गेनिक मैटर से लेना होता है, जैसे कि CO2, और CO2 से कार्बन लेना बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसलिए इसको कार्बन आसानी से नहीं मिलता तो इसका रिप्रोडक्शन भी आसानी से नहीं होता। तो इसको रिप्रोड्यूस होके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस धीरे धीरे कर रहा है। तो इसको इतना टाइम लगेगा तब जाके इस आबादी में आ पाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट करे। इसलिए नाइट्रोजनस जो BOD है वो इफेक्ट कब डालती है, काफ़ी दिनों बाद। शुरुआत में तो बस यही कहानी है कार्बोनेशियस BOD की, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें एक हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में ज़रूरत पड़ेगी बात समझने की। तो ये हुई अपनी पूरी BOD, फिर फर्स्ट स्टेज BOD, फिर सेकेंड स्टेज BOD। और क्यों हम इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये होती ही 12 दिन के बाद मान लेते हैं अगर इस ग्राफ के हिसाब से। पहले भी होती होगी तो नेग्लिजिबल होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बिल्कुल जीरो से एकदम से इसका स्टार्ट हो। थोड़ा बहुत बैक्टीरिया रहता होगा ऑटोट्रोफिक जो कुछ परसेंट करता भी होगा डिकम्पोजिशन, तो इसके आगे वो नेग्लिजिबल है ना। तो जब भी BOD बोला है अभी तक और जब भी BOD बोलूंगा उसका मतलब है कार्बोनेशियस BOD, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही। ये बस मैंने आपको बता दिया, समझ है ना। तो ये हुई हमारी BOD की बात। अब इसके बाद हम देखेंगे कि BOD में समस्याएं क्या क्या हैं। एक BOD हो गई, BOD टेस्ट हो गया। BOD टेस्ट को करने के लिए हमें लगते हैं 5 दिन। और जितने भी BOD टेस्ट के मैंने आपको फायदे बताए थे या BOD को नापने के फायदे बताए थे कि कितना यूनिट का साइज लेना है, कितने उसकी एफिशिएंसी होगी, ये सब पता लगाने के लिए भी आपको कितने दिन रुकना पड़ेगा, 5 दिन, है ना। और BOD हमें जो ऑक्सीजन का आइडिया देता है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का ही देता है, उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी वो कोई बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो इस तरीके से BOD में कुछ खामियां आ गई कि एक तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक के अलावा किसी की को कंसीडर नहीं कर रहा, प्लस इसको टेस्ट करने में आपको 5 दिन लगेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग ही हो गया बहुत ज़्यादा। प्लस इसमें एरर आने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि हम तो सीधे डाल के 5 दिन में जितनी भी ऑक्सीजन डिमांड आई हम उसको मान के ही ये चल रहे हैं कि ये कार्बन वाली है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ कर लें, जो भी कंसीडर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से इसमें कई समस्याएं हैं। तो इसका फिर अल्टरनेट क्या है ना, अब उस पर बात करेंगे हम, है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका अल्टरनेट क्या है और कितने तरह की ऑक्सीजन डिमांड और होती है ना। BOD तक हम समझ चुके हैं, और अभी BOD का एनालिटिकल अप्रोच और किस तरीके से इसको एनालिटिकली निकाला जाता है और उसको कैसे मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में, वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो आएगा। उसके पहले हम पढ़ेंगे कितने और तरह की ऑक्सीजन डिमांड्स हैं, है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अलग ऑक्सीजन डिमांड्स जो बची हैं 4-5 वो, उसके बाद BOD का एनालिटिकल अप्रोच उसमें, ठीक है।